लेक्चर में हम करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके अंदर भी हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है, मतलब जब भी हम वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ग्रुप्स। तो हमारे अभी वाले जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसके अंदर टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन यहाँ पे 13 14 15 16 17, और ये वाला होता है 18 ग्रुप, राइट। और ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसको हम ब्लॉक्स के अंदर भी डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो ब्लॉक होता है इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, इस वाले ब्लॉक को हम पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं, और दो सीरीज जो है वो मेन बॉडी से अलग रखी हुई है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम एफ ब्लॉक बोल देते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं क्या करवाऊंगी तुम्हें, पी ब्लॉक एलिमेंट का ये जो ग्रुप नंबर 17 है वो करेंगे। अब ये जो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 है इनको हम बोल देते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये जो हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड 117 एलिमेंट, ठीक है, जिसका टेम्पररी नेम क्या है, अनसेप्टियम। अन वर्ड हम 1 के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे भी अन वर्ड किसके लिए है, 1 के लिए। सेप्टियम का मतलब होता है 7, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 117 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 एंड एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर होता है 85। और इसको तुम किस निमोनिक से याद करके रख सकते हो, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमारे पास जब हम इस लेक्चर में बात करेंगे इन एलिमेंट्स के बारे में, तो जो मेन हमारे पास एलिमेंट्स है वो ये वाले हैं, एस्टाटीन, और ये जो अनसेप्टियम है उसके बारे में हम उतनी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्रुप 17 है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, ग्रुप नंबर 17, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना इनके अंदर टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब भी हम एटम की स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एटम को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखा जाए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कहीं ना कहीं से तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसके साथ साथ ये जो हमारा पूरा का पूरा पी ब्लॉक होता है ये नॉन मेटल ही होते हैं। तो ये जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड 117 एलिमेंट है ये क्या है, हमारे पास नॉन मेटल है। इनकी अकरेंस देखेंगे, जैसे अगर हम फ्लोरीन के बारे में बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 9, ये अबंडेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये ज़्यादातर इनसॉल्युबल फ्लोराइड की फॉर्म में पाया जाता है हमारी अर्थ के अंदर। और इवन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट में भी किया जाता है। लेकिन अगर मान लो ये जो है फ्लोराइड जो है हमारे बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा हो जाता है तो उससे एक डिजीज़ भी होती है जिसको हम बोल देते हैं फ्लोरोसिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो फ्लोराइड होते हैं वो टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ये जो फ्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोल देते हैं फ्लोरोसिस। अब अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात करें तो ये सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एस्टाटीन है ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हमने बोला कि ये क्या है हमारे पास, ग्रुप 17, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की क्या देखने को मिलेगी, 2s2 एंड 2p5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। तो फ्लोरीन के हिसाब से देखें तो हीलियम 2s2 2p5
हो जाएगा, क्लोरीन का है नियॉन 3s2 3p5, ब्रोमीन का हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2 4p5। यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे ये जो D वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आना शुरू हो गए ब्रोमीन से। आयोडीन का क्या है, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5, एंड देन एस्टाटीन का क्या है, जिनॉन 4f, यहाँ पे F भी आ गया 4f14 5d10 एंड 6s2 एंड 6p5। तो यहाँ पे अगर तुम देखो वही है, ये भी क्या है 2 और 5, ये भी क्या है 2 5, ये भी क्या है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल देखना है ना, तो ये भी 2 5, ये भी 2 5 एंड ये भी 2 5, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, NS2 और साथ में NP5। ठीक है, तो ये है हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें ग्रुप नंबर 17 में देखने को मिलती है। अब अगर हम एटॉमिक या आयनिक रेडियस के बारे में बात करें, तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं ग्रुप में, तो इनका जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। साइज क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर हम फ्लोरीन के केस में बात करें, तो फ्लोरीन के अंदर हमें 2 शेल देखने को मिलेंगे, क्लोरीन में 3 शेल देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे जो शेल का नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो वैल्यूज़ है बस तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम आयनिक रेडियस के बारे में बात करें, पिकोमीटर में हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो 133 184 196 एंड 220। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ये जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है। कोवलेंट के बारे में, कोवलेंट रेडियस के बारे में बात करें, तो ये भी पिकोमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है इसका जो रेडियस है वो कितना ज़्यादा छोटा है, 64 पिकोमीटर। देन उसके बाद एटलीस्ट 100 के करीब है कि 99 114 एंड 133। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है उससे हमें एक चीज़ पता लग रही है कि ये जो फ्लोरीन है इसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है। तो हमें क्या देखने को मिला कि जो फ्लोरीन है एक्सट्रीमली स्मॉल रेडियस है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गई हमारे एटॉमिक साइज की बात। अब हम दूसरी चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, डेंसिटी। जब ऊपर से नीचे जाओगे यानी कि अलोंग द ग्रुप जाओगे तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा था, आयनिक साइज भी बढ़ रहा था और डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से बात करें तो मेल्टिंग का क्या मतलब होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, लिक्विड से गैस में चेंज करना। तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट उसके बाद ट्रेंड आता है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जब भी हम एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं एनर्जी के बारे में, राइट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ये है हमारे पास एक एटम। एटम के आउटर मोस्ट शेल में बैठा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन। मैं चाह रही हूँ कि इस एटम का ये जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए बाहर। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी मैं एक एटम को दे रही हूँ ताकि वो जो आउटर मोस्ट शेल पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल आए, उसको हम क्या बोल देते हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। अब मान लो एक अपने पास ये था एटम और एक अपने पास छोटा एटम था जहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो कम है। अब बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है क्योंकि प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वहाँ पे, राइट। अब ये जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि क्योंकि यहाँ पे ये छोटा एटम है तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एफिनिटी है वो न्यूक्लियस के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी कि मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जो भी हमारे पास छोटा साइज वाला एटम होता है वहाँ पे मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ ये जो बड़ा वाला एटम है हमारे पास, तो इस बड़े वाले एटम में हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट भी है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत आगे आगे आ रखे हैं जिसकी वजह से शील्ड का काम करे। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी एफिनिटी इस न्यूक्लियस के साथ उतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से कम एनर्जी भी दूंगी तब भी ये जो आउटर मोस्ट शेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि अब देखो हम क्या बोल रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड 117 एलिमेंट।
ऊपर से नीचे जा रहे थे तो साइज क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो जब तुम ये फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हें यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, तो वहां पे कम एनर्जी भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि जब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखा जाए तो जितना जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो जितने भी ग्रुप्स वहां पे प्रेजेंट है, तो उसमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें ग्रुप नंबर 17 में ही देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि देखा जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब चाहिए है इनको 1 इलेक्ट्रॉन, क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा बड़ी आसानी से? नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे हमें काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं H2O वाटर, राइट, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ज्यादा पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो हाइड्रोजन है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जाने दे रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो जाने दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो हमने अभी अभी बोला कि ग्रुप नंबर 17 है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफी ज्यादा हाई होती है। ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ रहा है, वही सारी सेम चीज है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ऊपर से नीचे जाओगे तो डिक्रीज करेगी। अब देखा जाए तो हमने क्या बोला, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। यानी कि इस हिसाब से पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे ग्रुप 17 का पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ग्रुप 17 या फिर पूरे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से भी बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारे पास फ्लोरीन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये नाम से ही पता लग रहा है, एंथैल्पी अभी अभी मैंने बताई क्या होती है, एनर्जी को बोला जाता है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है एक एटम, एटम के आउटर मोस्ट, मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैं क्या चाह रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर डाल दूं। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होती है ना उसकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा। तो जब एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे थे तब हम उल्टा बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कितनी एनर्जी हमें अंदर डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। लेकिन वहां पे भी हमें देखने को मिल रहा था अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो एनर्जी अंदर जा रही है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो कैसी बात कर रहे होंगे, नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, अब हमने अभी अभी बोला ग्रुप नंबर 17 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की ही रिक्वायरमेंट थी और मैं वो इलेक्ट्रॉन डाल रही हूँ। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डालूंगी, वैसे तो ये जो हेलोजन्स थे काफी ज्यादा रिएक्टिव थे, लेकिन जब इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेंगे, यानी कि इनकी जो एंथैल्पी होगी वो काफी ज्यादा नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से अब वो स्टेबल हो जाएंगे। तो ये जो हेलोजन्स है इनका मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के अंदर।
ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट्स की वो लेस नेगेटिव होती जाती है जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाओगे तो, यानी कि वो कम एनर्जी निकालना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा था। तो यानी कि यहाँ पे जो तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे ना उसकी एफिनिटी न्यूक्लियस के साथ उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी तो देखो रिलीज कर रहा है, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन अगर तुम देखोगे अपने ग्रुप के हिसाब से तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आयोडीन की जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। और यहाँ पे एक और चीज अगर तुम ध्यान दो, फ्लोरीन की है -333, लेकिन क्लोरीन की ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितनी आ रही है -349। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है देन फ्लोरीन की है, देन ब्रोमीन की है, देन आयोडीन की है। तो यहाँ पे हमें ये एक्सेप्शन देखने को क्यों मिल रही है? वो इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ना ये काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब हमने बोला कि ये जो फ्लोरीन है काफी ज्यादा छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है सबसे ज्यादा, लेकिन अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्लोरीन के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि ये ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्लोरीन जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो हमने वही बोला कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो लेस है देन दैट ऑफ क्लोरीन। अब थोड़ा सा कलर के बारे में भी बात करते हैं। अब ये जो हमें अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं वो क्यों देखने को मिलती हैं? ये है हमारे पास एटम, ठीक है। मान लो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी नॉर्मल जो एनर्जी है उसमें ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया किसी रीजन की वजह से। जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट पे गया तो वहां पे थी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से दोबारा से अपनी एनर्जी करेगा लूज, एनर्जी लूज की, रेडिएशन बाहर निकाली, एनर्जी लूज की, दोबारा से कहाँ पे पहुंच गया, अपनी ग्राउंड स्टेट पे पहुंच गया। लेकिन दोबारा से ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, अल्टीमेटली दोबारा कहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, एंड देन क्योंकि वहां पे अनस्टेबल है रेडिएशन बाहर निकालेगा एंड दोबारा से नीचे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रेडिएशन रिलीज हो रही है ना वही हमें अलग अलग कलर शो करती है। तो जितने भी हेलोजेंस के बारे में हम बात करते हैं सारे के सारे हेलोजेंस कलर्ड होते हैं। अगर हम फ्लोरीन के हिसाब से बात करें तो येलो कलर का होता है, क्लोरीन की बात करें तो ग्रीन कलर का होता है, ब्रोमीन के बारे में बात करें तो रेड कलर का होता है, आयोडीन के बारे में बात करें तो वायलेट कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो हम एक एलिमेंट को देते हैं जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। और कब देते हैं, क्या सोच के देते हैं कि अगर मान लो वो जो कंपाउंड है वो टूट गया तो कौन एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे H2O के बारे में ही बात करें, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मान लो ये जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा टूट गया, ये जब बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लेके कौन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है बाहर, +1, ये भी कितना छोड़ रहा है, +1। यानी कि हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखने को मिलेगी, -2। हाइड्रोजन की कितनी देखने को मिलेगी, +1, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की कितनी देखने को मिल रही है, +1। तो हर एक कंपाउंड के अंदर हो सकता है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग हो। तो हम यहाँ पे हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सॉरी, तो हमें क्या देखने को मिलता है, जितने भी हेलोजेंस हैं उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है,
-1 है। -1 क्यों है? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखा जाए जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या देखने को मिलेगी? -1 ही देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी जो हेलोजन्स है वो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बात करें तो हेलोजन अगर ग्राउंड स्टेट में है और हम यहाँ पे फ्लोरीन के दूसरे की बात करें, ठीक है, तो हमने क्या बोला था? NH के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और NP के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकता है, यानी कि हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने को मिलेगी? -1 एंड +1 देखने को मिलेगी। अब मान लो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है 5 थे ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था जो रखा हुआ था हमने, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिल सकती है। अब मान लो एक और जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होके नेक्स्ट में चला गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो भी कहाँ पे चला गया? अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या हो सकती है? +5 हो सकती है, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी आगे निकल गया, तो अब हमें यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी हो सकती है। यानी कि इसके हिसाब से हमने क्या बोला कि जो हेलोजन है उनकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? +1 -1, ठीक है, ये -1 +1, इसके साथ साथ +3 भी देखने को मिल सकती है, +5 भी देखने को मिल सकती है एंड +7 भी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यानी कि इसका नेचर क्या है? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी हम हेलोजन्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे लेकिन खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। और रिड्यूस का मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अपने ग्रुप 17 के बारे में तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से गेन करेगा। इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाते हैं ग्रुप में, वैसे वैसे ये जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ी है। तो अगर यहाँ पे अगर तुम वैल्यूज देखो, वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस दिखाने के लिए है कि किस तरीके से ये कम या ज़्यादा हो रही है। तो जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो तो जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखें, फ्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? किसी और एलिमेंट के साथ कर रहे हैं जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ किसी और के साथ कंपाउंड नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या नजर आ रहा है? माइनस, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? अभी -1 है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो फ्लोरीन है वो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो वो 0 से -1 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसको हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। और यहाँ पे -1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और हम क्या बोलते हैं कि जहाँ पे भी रिडक्शन हो रही होती है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होता है। इवन सेम एग्जाम्पल हमें यहाँ पे क्लोरीन के केस में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 0। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से
-1 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन। ये -1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो फ्लोरीन है इसमें हमें एनॉर्मस प्रॉपर्टीज देखने को क्यों मिल रही हैं। वो इसलिए देखने को मिल रही हैं क्योंकि ये जो हमारे पास फ्लोरीन है इसका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। दूसरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की ही है। और साथ के साथ जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि ये जो मतलब हमारा जो फ्लोरीन एलिमेंट है इसके अंदर कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और साथ के साथ यहाँ पे जो फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कि अगर मान लो मुझे फ्लोरीन और फ्लोरीन को तोड़ना है, इसके बॉन्ड को तोड़ना है, तो इसकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस के बारे में बात करें तो हमने बात की ही है कि ये जो हेलोजेंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर ये रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो मेटल के हैलाइड्स बनाएंगे, अगर ये रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के साथ तो नॉन मेटल के हैलाइड्स बनाएंगे। और ये जो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी है वो भी ऊपर से नीचे जाओगे तो कम होती जाएगी। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हेलोजन की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर कोई भी हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी हेलोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे हेलोजन है उसकी जो एफिनिटी है हाइड्रोजन के साथ वो ऊपर से नीचे जब जाओगे अपने ग्रुप में तो वो कम होती जाएगी। जैसे अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाओगे आयोडीन के पास पहुंचोगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी के हिसाब से भी बात करें तो हाइड्रोजन हैलाइड की तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, HF, देन HCl, देन HBr, और सबसे कम स्टेबल क्या आ जाएगा हमारे पास, HI आ जाएगा। तो ये तो थी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे पानी के साथ रिएक्शन। अगर फ्लोरीन रिएक्ट करता है पानी के साथ तो वो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। जैसे केमिकल रिएक्शन देखो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था फ्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ हुई, पानी के साथ हुई। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, H पॉजिटिव अलग हो गया, F नेगेटिव अलग हो गया, और यहाँ पे क्योंकि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था, तो हमने देखा कि जो फ्लोरीन है वो पानी को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अगर ये क्लोरीन और ब्रोमीन ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। हाइड्रोहेलिक का क्या मतलब होता है, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, यानी कि एक एक। ठीक है, और हाइपोहेलस एसिड यानी कि यहाँ पे जो हेलोजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, यानी कि OH के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन में देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट था, X2 प्रेजेंट था, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो ये X2 था, उसने किसके साथ रिएक्ट किया, पानी के साथ। पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये बॉन्ड टूटा, एक H जो है वो इस X के पास गया और HX बना लिया, यानी कि हाइड्रोहेलिक एसिड बना लिया। वहीं पे ये जो OH है वो दूसरे X के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो क्या बना लेगा, हाइपोहेलस एसिड बना लेगा। ठीक है, अब अगर हम आयोडीन के हिसाब से बात करें, आयोडीन की रिएक्शन के बारे में बात करें, तो ये जो आयोडीन की रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि अपने आप नहीं होती है। तुम अगर यहाँ पे ऊपर देखो, हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयंस बना रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आयंस है और वो अल्टीमेटली क्या बना रहा है, आयोडीन एंड H2O बना रहे हैं, यानी कि ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हमने पानी के साथ रिएक्शन देख ली, हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देख ली। अब हम हेलोजन की रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लोरीन है, अब देखा जाए फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के फ्लोराइड बनाएगा। वैसे तो जब भी ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वो ऑक्साइड्स बनाता है, एलिमेंट के ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के फ्लोराइड बन रही हैं।
ठीक है। जैसे OF2 हो गया, O2F2 हो गया। अगर तुम यहाँ पे रिएक्शन देखो, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन के ऑक्साइड बना रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्रोमीन के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, आयोडीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन के ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अंदर भी ये जो ClO2 है उसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा अगर पानी को क्लीन करना है तो उसके अंदर हम क्लोरीन ऐड करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं, पूल स्विमिंग पूल्स जो होते हैं उसके अंदर भी क्लोरीन को ऐड किया जाता है क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। ब्रोमीन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लीस्ट स्टेबल के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि D वाला ग्रुप भी आ रहा है, लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये जो आउटर मोस्ट शेल वाला है वही पार्टिसिपेट करता है और काफ़ी जल्दी ये टूट भी जाता है, इसलिए लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड बनाएगा। आयोडीन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर भी जो I2O5 है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी में आयोडीन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन के साथ सबसे ज़्यादा है, देन क्लोरीन की है, और सबसे कम स्टेबिलिटी हमें किसकी देखने को मिलती है? ब्रोमीन की देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो ये जो हमारे हेलोजेंस होते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल के हैलाइड्स बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो जो मेटल है अगर मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट का मतलब क्या है? जिनकी वैलेंसी है 1 यानी कि ग्रुप 1 वाले, तो वो क्या बनाएंगे? MF बनाएंगे, मतलब कोई भी मेटल उसका यहाँ पे फ्लोराइड बन गया, मेटल का क्लोराइड बन गया, मेटल का ब्रोमाइड बन गया, मेटल का आयोडाइड बन गया, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है? ये जो आयोनिक कैरेक्टर है, आयोनिक कैरेक्टर के बारे में क्यों बात करें? क्योंकि मेटल ऑब्वियसली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और ये जो हमने यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की, ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो ये जो आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कब होता है? जब एक एलिमेंट हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक एलिमेंट हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अगर हम हेलोजेंस के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हमें किसमें देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा। जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये जो आयनिक कैरेक्टर है हैलाइड का जो हमने बोला उसके हिसाब से MF का जो आयनिक कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद MCl कम होता जा रहा है, फिर MBr और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर हमें Mi में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें टिन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्ट करते हैं तो SnCl2 भी बना सकता है, SnCl4 भी बना सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो SnCl4 है ये ज़्यादा कोवेलेंट है एज कम्पेयर टू SnCl2। सेम विथ लेड है, लेड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? यहाँ पे क्लोरीन के साथ हो रही है। दो चीज़ें बन सकती है, SbCl2 भी बन सकता है, PbCl4 भी बन सकता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो PbCl4 है वो ज़्यादा कोवेलेंट है देन PbCl3, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हेलोजेंस के साथ ही रिएक्शन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हेलोजेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? ये जो हेलोजेंस है वो दूसरे हेलोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं कि फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें? इंटर हेलोजेंस कंपाउंड्स के बारे में बात करें। तो यहाँ पे ये जो हम अभी टाइप्स पढ़ेंगे, X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लार्जर साइज हेलोजन जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, आयोडीन ये सारे है ना। और ये जो X डैश हमने लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है? स्मॉलर साइज हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन वगैरह। तो अब पहली टाइप अगर हम देखें वो क्या है? X डैश, यानी कि यहाँ पे BRF भी आ सकता है, BRCl आ सकता है या IBr आ सकता है। देन अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो टाइप देखने को मिलेगी वो XX डैश, XX-3, XX-5 एंड XX-7 देखने को मिलेगी। तो ये 1, 3, 5, 7 कैसे आ रहे हैं? हमने देखा था ना ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो क्या क्या आ रही थी? 1, 3, 5, 7। तो यही हमारे टाइप्स भी बन जाते हैं कि हमें ये भी देखने को मिलेंगे, XX3 भी देखने को मिलेंगे जैसे कि ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड हो गया, आयोडीन ट्राइक्लोराइड हो गया,
ठीक है, या फिर आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हो गया, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड हो गया। ठीक है, अगर XX7 के बारे में बात करें तो IF7 हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं स्पेशल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं तो क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, या फिर जो स्विमिंग पूल है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल कर देते हैं। कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर तुमने पेपर बनाना है या रेयॉन बनाना है तो वहाँ पे भी अगर हमें ब्लीच करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स या डाइज की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइजनस गैसेस जैसे कि जो टीयर गैस है, टीयर गैस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। इवन अगर मुझे कुछ मेटल जैसे कि गोल्ड या प्लैटिनम को एक्सट्रैक्ट करना है, वहां पे भी ये जो क्लोरीन है उसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो क्लोरीन है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, शील ने की थी। अब इसने इसकी डिस्कवरी कैसे की थी, मैंगनीज ऑक्साइड और HCl जब रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला, MnCl2, ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे H और O2 मिला तो H2O बना दे और अल्टीमेटली यहाँ पे गैस रिलीज हुई जिसका नाम क्या था, क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया नाम है क्लोरोस। क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो। याद करो जब हमने अभी थोड़ी देर पहले कलर पढ़ा था तो हमने बोला था कि ये जो हमारे पास क्लोरीन है इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड में क्लोरोस का मतलब ही क्या होता है, ग्रीनिश येलो, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया। अब अगर हम क्लोरीन की प्रिपरेशन देखें तो यहाँ पे जैसे शील ने इसको डिस्कवर किया था वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसको हम हीट कर सकते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमारे पास क्या क्या देखने को मिल रहा है, MnCl2, H2O और साथ में क्लोरीन गैस। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इस HCl की जगह हम NaCl या फिर H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमें सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास MnCl देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास पानी देखने को मिल रहा है, क्लोरीन गैस भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एक जो दूसरा हमें चीज देखने को मिल रही है वो क्या है, NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे दो प्रिपरेशन हमने पढ़ ली, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, या फिर ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसको तुम NaCl प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दो। देन उसके बाद ये जो थर्ड प्रिपरेशन है वो क्या है, एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4। KMnO4 की रिएक्शन अगर तुम HCl के साथ करोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो K है वो इस Cl के साथ रिएक्ट करके KCl बना रहा है, Mn जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना रहा है, और अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो क्लोरीन गैस है वो भी निकल रही है। यानी कि हमने यहाँ पे तीन प्रिपरेशन पढ़ी कि किस तरीके से हम क्लोरीन गैस को बना सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो क्लोरीन गैस है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली चीज तो ग्रीनिश येलो गैस है, इसकी बहुत गंदी बदबू होती है, इसको हम काफी इजीली लिक्विफाइड भी कर सकते हैं, ये पानी में घुल भी जाती है, और ये मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, फ्लोराइड बनाएगी। अगर मेटल के साथ क्लोराइड जो है, सॉरी मैंने फ्लोराइड बोल दिया, क्लोराइड आएगा, ठीक है, अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बनाएगी, मेटल के क्लोराइड्स बनाएगी। अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है तो नॉन मेटल के क्लोराइड बना देगी। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम का क्लोराइड बना रहा है। आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयरन का क्लोराइड बनाएंगे, तो सारे के सारे क्या थे, मेटल, तो यानी कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, मेटल के क्लोराइड बन रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस क्लोराइड बना रहा है। सल्फर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सल्फर क्लोराइड बना रहा है। तो ये दोनों क्या थे, नॉन मेटल थे, तो नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, नॉन मेटल के क्लोराइड्स बना रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो है हमारे पास जो क्लोरीन है वो ऐसे कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकती है जिसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और जब भी क्लोरीन ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी जहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो अल्टीमेटली वो क्या बनाता है, HCl बनाता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो HCl बन रही है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HCl बना रहा है और सल्फर बाहर निकल जा रही है। अगर ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन हो गया
अलग और यहाँ पे क्या बन गया, HCl बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन देखेंगे क्लोरीन की। अब यहाँ पे ना दो चीजें देखना है, तो सेम प्रोसेस की अमोनिया और क्लोरीन की ही रिएक्शन हो रही है, लेकिन एक वाले पॉइंट पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है ना वो ज्यादा है। तो जब भी अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और जब ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो नाइट्रोजन गैस है वो लिबरेट हो रही है और साथ के साथ यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो सेम रिएक्शन है, अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन, लेकिन इस बार हम बोल रहे हैं कि जो क्लोरीन की कंसंट्रेशन है ना वो ज्यादा है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे HCl की प्रोडक्शन हो रही है और साथ के साथ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन रहा है। और ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होता है ये कैसा होता है, एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज होते हैं वाटर सॉल्यूबल बेस, वो बेस जो कि पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हमें दो चीजें देखने को, रिएक्शन सेम है लेकिन दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम रिएक्शन करेंगे क्लोरीन की कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली के साथ, तो हमें यहाँ पे एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। किसका मिक्सचर देखने को मिलेगा, क्लोराइड का और हाइपोक्लोराइड का। तो ये क्या बना, क्लोराइड, और ये क्या बना हमारे पास, हाइपोक्लोराइड, और साथ में पानी बन जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम ये जो क्लोरीन है इसकी रिएक्शन करते हैं हॉट और कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, तो वो क्लोराइड और क्लोरेट देता है। ठीक है, क्लोराइड वहां पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरेट बन रहा है, और वहां पे हमने पीछे क्या बोला था कि क्या बन रहा था, हाइपोक्लोराइट बन रहा था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी हम यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो CaOH ट्वाइस है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके दो और नाम होते हैं, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, लाइम वाटर बोल सकते हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा, लेकिन मेन चीज यहाँ पे, मेन प्रोडक्ट जो अपने पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है। ठीक है, देन है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है एंड कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये रिएक्ट करते हैं, मतलब जब क्लोरीन रिएक्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, उनको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अपने पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सैचुरेटेड के अंदर जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं एल्केन्स। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जहाँ पे हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स, और जहाँ पे हमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्काइन्स बोल देते हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर ये जो क्लोरीन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या था, CH4 यानी कि मीथेन है। ठीक है, अब मीथेन है, ये जो कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट होता है यानी कि 4 ही बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन के साथ यहाँ पे अगर तुम रिएक्शन शो करोगे तो होगा क्या कि एक जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा बाहर, और वो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ क्या बना दिया, HCl बना दिया, और ये जो क्लोरीन बचा वो इसकी जगह ले लेगा। तो अब क्या बचा, CH3 और एक क्या लग गया, Cl। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये जो क्लोरीन है तुम इसकी रिएक्शन करवाओगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देखने को मिल रही, हमें वहां पे एडिशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे पास था C2H4 जिसको हम क्या बोल देते हैं, इथीन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर तुम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाओगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन लगा इसके पास, एक क्लोरीन लगा इसके पास, तो हमारे पास क्या बन गया, C2 H कितने हैं, 4
4 और क्लोरीन कितने आ गए, 2 आ गए। तो यहाँ पे कोई चीज़ मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ अगर ऐड हुई तो उसने किसी और चीज़ को निकाला, यहाँ पे बस एक बॉन्ड टूटा और उसकी जगह जो क्लोरीन है वो जाके ऐड होगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्लोरीन वाटर है अगर ये स्टैंड रहेगा तो वो अपना येलो कलर खोना शुरू कर देता है। क्यों खोना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ पे HCl और HOCl की फॉर्मेशन होती है। तो क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो क्या बनाता है, HCl बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है और साथ में यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो जो ब्लीचिंग एक्शन हो रहा होता है ना, वो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लोरीन के बारे में बात की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, जो हमने अभी अभी देखा कि बन रही है। हाइड्रोजन क्लोराइड हम यहाँ पे गैस के हिसाब से बात करें, अगर मैं इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं तब हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन जब हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसको प्रिपेयर किसने किया था, सबसे पहले ग्लोबर ने किया था। और कब किया था, 1648 में किया था। कैसे प्रिपेयर किया था, बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे प्रिपरेशन देखो, कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन की थी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, एसिड है तो क्या करेगा, H पॉजिटिव निकालेगा ना। ये H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना दिया इसने, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। और यहाँ पे बचा क्या, Na बचा, एक हाइड्रोजन बचा, SO4 बचा। तो ये जब मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, NaHSO4 बना लेंगे। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बना, HCl बचा। अब ये जो NaHSO4 है, अगर तुम इसकी रिएक्शन दोबारा से NaCl के साथ करवाते हो ना, तो यहाँ पे भी हमें यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है वो निकला यहाँ से, उसने रिएक्शन किसके साथ कर ली, Cl के साथ कर ली, दोबारा से क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई और बाकी सारा जो था Na इसके साथ आके जुड़ गया तो Na2SO4 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवाओगे कॉमन सॉल्ट के साथ तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस है, इसकी भी पंजेंट ऑर्डर होती है, इसको काफ़ी इजीली लिक्विफाइड किया जा सकता है और ये भी एक जो लिक्विड जब बनता है वो भी एक कलरलेस लिक्विड ही बनता है। इसके साथ साथ इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं और जब इसको हम फ्रीज करते हैं तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है और ये पानी के अंदर एक्सट्रीमली सॉल्यूबल होती है। तो अगर HCl पानी के साथ रिएक्ट करेगी, अब HCl भी क्या है, एक तरीके के एसिडिक है ना, एसिडिक नेचर की है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव बाहर निकालेगा। ये जो H पॉजिटिव है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, अल्टीमेटली क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में Cl नेगेटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें अमोनिया के साथ, तो जब भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वो व्हाइट फ्यूम्स निकालता है और व्हाइट फ्यूम्स किसकी निकालता है, NH4Cl की निकालता है। अगर मान लो ये जो HCl है वो किसी वीक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उस वीक एसिड को पूरा का पूरा डिकम्पोज कर देगी, उसको तोड़ देगी। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखोगे Na2CO3, इसकी रिएक्शन अगर HCl के साथ कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड टूट रहा है, किसमें टूट रहा है, NaCl के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना दे रही है और साथ में यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखो ये है वीक एसिड और ये हमारे पास HCl, तो ये भी क्या करेगा, इसको डिकम्पोज कर देगा। यहाँ पे NaCl H2N कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ये HCl अगर Na2SO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको भी डिकम्पोज कर रहा है, किसमें, NaCl H2NSO2 के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है एक्वा रेजिया। अब देखो हम जब अपने पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं ना तो हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेटल्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको हम बोल देते हैं इनर्ट मेटल्स। इनर्ट मेटल्स क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। जैसे जब तुम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो तो सबसे नीचे तुम पढ़ते होंगे कि गोल्ड आता है, प्लेटिनम आता है, राइट। तो ये जो गोल्ड प्लेटिनम है इनको हम इनर्ट मेटल बोल देते हैं क्योंकि ये ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना ही ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमने बोला कि अगर तुम गोल्ड को या प्लैटिनम को सिर्फ नाइट्रिक एसिड के अंदर डालोगे
तब भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर तुम उसको सिर्फ HCl के अंदर डाल रहे हो तब भी वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो गोल्ड, प्लैटिनम, जो ये इनर्ट मेटल है कि ये डिसॉल्व हो जाए, तो हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक्वा रेजिया। ये जो मिक्सचर है वो किसका मिक्सचर होता है, HCl और साथ में नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का। और रेशो कितनी ली जाती है, 3:1 ली जाती है। यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं कंसंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट आता है कंसंट्रेटेड HNO3 का। और इसी मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, एक्वा रेजिया। और ये जो एक्वा रेजिया होता है वो डिसॉल्व कर सकता है नोबल मेटल्स को, जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है कि गोल्ड जब रिएक्ट कर रहा है इन एसिड्स के साथ, तो एसिड है तो देखो H पॉजिटिव निकालेंगे, नाइट्रिक एसिड में से NO3 नेगेटिव निकल जाएगा, HCl की बात करें तो यहाँ पे Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो गोल्ड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके EuCl बना लेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेगा और अल्टीमेटली पानी की फॉर्मेशन बनी। यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो गोल्ड है वो डिसॉल्व हो रहा है। प्लैटिनम के साथ भी सेम रिएक्शन देखने को मिलेगी हमें, आयंस तो वही सेम है, ठीक है। अरे 2 मिनट रुको, आयंस तो यहाँ पे वही सेम है, ठीक है। तो ये जो प्लैटिनम है उसके साथ रिएक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे जो प्लैटिनम है वो डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्लोरीन बनाने के काम आती है, NH4Cl बनाने के काम आती है और साथ में ग्लूकोज बनाने के भी काम आती है। मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और एक लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सो यानी कि हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रही हैं। हेलोजन यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा, एक हेलोजन भी प्रेजेंट होगा। तो अगर हम फ्लोरीन के हिसाब से बात करें तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, लेकिन अगर तुम क्लोरीन के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे ये ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक टेबल है, ये जो टेबल है वो हमें बताएगा कि किसके कौन कौन से एसिड बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे अभी बोला था कि जो हमारे हेलोजन है उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है एंड 7 होती है। तो अगर वो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, ठीक है, अगर मतलब हमारे जो हेलोजन है वो जब ऑक्सीजन और उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली एसिड बना रहे हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैलिक एसिड या फिर हाइपोहेलस एसिड बोल देंगे, ठीक है। अगर 3 है तो उसको हम हेलस एसिड बोल देते हैं, अगर 5 है तो उसको हैलिक एसिड बोल देते हैं और अगर यहाँ पे 7 है तो परहेलिक एसिड बोल देते हैं। हमने अभी अभी बोला कि ये जो हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सोहैलिक बनाता है और वो क्या है, HOF यानी कि हाइपोफ्लोरस एसिड बनाता है, ठीक है। बाकी ये जो हाइपोहेलस एसिड है वो हमें हर एक के केस में देखने को मिल रहा है, फ्लोरीन के केस में भी देखने को मिल रहा है, क्लोरीन के केस में भी, ब्रोमीन के केस में भी, आयोडीन के केस में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हाइपोफ्लोरस एसिड बना रहा है, यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड बना रहा है, यहाँ पे हाइपोब्रोमस एसिड बना रहा है, यहाँ पे हाइपोआइडस एसिड बना रहा है। अगर हम हेलस एसिड के बारे में बात करें, यानी कि जहाँ पे ये जो हमारा हेलोजन है उसकी कितनी आ रही है, यहाँ पे +3 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सिर्फ क्लोरीन के केस में हमें ये देखने को मिल रहा है क्लोरस एसिड, ठीक है। हैलिक एसिड की बात करें तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड आयोडिक एसिड है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो पर हेलिक एसिड है वहाँ पे भी हमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही देखने को मिल रहा है। तो पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड हमें देखने को मिल रहे हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड, हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी बात की थी। ये कब बनते हैं, जब 2 अलग अलग हेलोजन आपस में ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमने इसकी टाइप भी पढ़ी थी, XX-, ठीक है, XX-3 जिसमें मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, यहाँ पे XX-5 एंड XX-7। X- रिप्रेजेंट कर रहा था स्मॉलर साइज एंड X रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे लार्जर साइज। अब स्मॉलर साइज है, ठीक है, तो यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और लार्जर साइज है, X जो हम लार्जर साइज बता रहा था, तो वो क्या होगा, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एज कम्पेयर टू स्मॉलर साइज वाले हेलोजन के हिसाब से। प्रिपरेशन के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इनके हम अगर इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, ClF बन रहा है। अगर मान लो फ्लोरीन को तुमने एक्सेस में ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास ClF3 बन जाएगा।
आयोडीन और क्लोरीन के इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो तो ICl बन रहा है। वहीं पे अगर ये जो क्लोरीन है उसको तुमने एक्सेस में ले लिया तो ICl3 बन गया। ठीक है, ब्रोमीन और फ्लोरीन में से यहाँ पे हमने इसको डाइल्यूट किया है पानी के साथ तो BrF3 बन रहा है। लेकिन ये ब्रोमीन और फ्लोरीन में से अगर ये जो फ्लोरीन है अगर ये तुमने एक्सेस में ले लिया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, BrF5 देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमने क्या बोला कि एक हेलोजन जो है वो दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और हेलोजन क्या होता है, ये हेलोजन भी क्या है, नॉन मेटल, ये भी क्या है अपने पास नॉन मेटल। और नॉन मेटल में हमें क्या देखने को मिलेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें कोवलेंट मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ये डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, सॉलिड या लिक्विड किसी भी फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, वो है क्लोरीन फ्लोराइड। ये जो है हमारे पास ये वाली ये एक गैस होती है, बाकी सारी चीजें सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल है जो हमें बता रहा है कि क्या क्या हमें देखने को मिलेगा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर। और यहाँ पे हम इसकी फिजिकल स्टेट और इसके कलर भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ClF ये वाला जो टाइप है अपने पास, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 1। तो यहाँ पे कलरलेस गैस देखने को मिलेगी। ये जो BrF है ये पेल ब्राउन गैस होती है। IF जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्ट किया जा सकता है। BrCl एक गैस होती है। ICl जो है वो रूबी रेड सॉलिड होता है। अगर हम अल्फा फॉर्म की बात करें, बीटा फॉर्म की बात करें तो ब्राउन रेड सॉलिड होता है। IBr जो है वो ब्लैक सॉलिड है। दूसरी चीज क्या आएगी यहाँ पे, हमारा दूसरा वाला यानी कि जहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो अगर मान लो ClF3 के बारे में बात करें तो एक कलरलेस गैस है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात तो हमें यहाँ पे बेंट टी शेप देखने को मिल रही है। अब ये जो हमारे पास अलग अलग शेप देखने को मिलती है वो किस हिसाब से देखने को मिलती है, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से देखने को मिलती है। ये जो वेस्पर थ्योरी है वो क्या बताता है कि अगर मान लो हमारे पास जो अलग अलग एलिमेंट्स है वो कंबाइन हो रहे हैं तो हर एक जो एलिमेंट है, हर एक जो एटम है अपने साथ क्या लेके आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो ये जो अगर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं एक दूसरे के पास, राइट, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो एटम्स है वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए, जिसकी वजह से रिपल्शन कम हो और स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो इसकी वजह से हमें अलग अलग ज्योमेट्री, अलग अलग शेप देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो BrF3 है वो येलो ग्रीन लिक्विड है, IF3 जो है वो येलो पाउडर होता है और ICl जो है वो ऑरेंज सॉलिड होता है। और यहाँ पे हर एक की ज्योमेट्री या शेप हमें बेंट टी शेप देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5 है। तो IF3 एक कलरलेस गैस है बट सॉलिड में पाई जाती है बिलो 77 केल्विन। BrF5 जो है वो भी कलरलेस लिक्विड है एंड ClF5 भी क्या है, कलरलेस लिक्विड। और यहाँ पे जो हमें शेप देखने को मिल रही है वो है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 7, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, IF7 जो कि क्या है, कलरलेस गैस है। और यहाँ पे हमें शेप क्या देखने को मिलेगी, पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये मैंने बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया वेस्पर थ्योरी के बारे में जो मैंने तुम्हें समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा ये जो ग्रुप 17 है P ब्लॉक एलिमेंट का वो हो गया खत्म। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।